डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें अपन डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर्स क्या है एक्चुअली में? ये एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का। इट इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस। इलेक्ट्रॉन जो एटम में पाया जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल, उसका एग्जैक्ट एड्रेस या एनर्जी लेवल जो होता है ना, उसे अपन क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इट इज, वी कैन राइट इट इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन एटम, यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्ट एड्रेस होता है क्वांटम नंबर। ठीक है ना? इट टेल अस अबाउट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी लेवल ऑफ ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन। किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अगर फाइंड आउट करना है, किसी भी एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 नंबर पर आता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 12 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन 12 याद रह जाए। इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं क्योंकि 6 नंबर पर आता है। ठीक है, कोई भी एटम जिस एटॉमिक नंबर पर आता है तो न्यूट्रल स्टेट में उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन 6 नंबर पर आता है, न्यूट्रल स्टेट में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हमें किसी भी 6 में से किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस चाहिए पूरा का पूरा स्पेसिफिक, तो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम उनका इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब एनर्जी लेवल बता सकते हैं एग्जैक्टली किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्वांटम नंबर होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है, क्या होती है, तो उससे पहले एक अपन स्पेसिफिक एड्रेस की बात करते हैं। ठीक है, हमारा एक फ्रेंड है, उसका हम एड्रेस निकाल रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेंड है, उसका हम एड्रेस निकाल रहे हैं। फ्रेंड को कंपेयर करूंगा मैं इलेक्ट्रॉन से। फ्रेंड को किससे कंपेयर करूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन से। किससे करूंगा? इलेक्ट्रॉन से। एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस निकालना है, और अलवर के अंदर, अलवर सिटी के अंदर हमें एक फ्रेंड है, उसका एड्रेस निकालना है। क्लियर है? आज से 10 साल पहले वो फ्रेंड खो गया था किसी मेले में वगैरह वगैरह, वो सब कहानी है। ठीक है, तो उसका हमें एड्रेस अभी फेसबुक के थ्रू मिला है, तो उस एड्रेस में 4 चीजें हम देखेंगे। उस एड्रेस में कितनी चीजें होंगी? 4 चीजें होंगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रेंड का एड्रेस अलवर में, अलवर का एड्रेस है। क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किसमें है? एटम में। ठीक है, एटम में, अलवर एटम। तो सबसे पहली चीज एड्रेस में क्या होगी वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहली चीज होगी कॉलोनी। सबसे पहली चीज क्या होगी बोलो? कॉलोनी। कॉलोनी के बाद सेकंड क्या होगा? कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं भाई? सिटी के अंदर कॉलोनी के अंदर होते हैं बड़े बड़े घर, यानी हाउस। यानी हाउस नंबर कौन सा है? हाउस के अंदर पहुंचेंगे तो थर्ड चीज होगी, सपोज करो हमारा फ्रेंड पूरे के पूरे घर में नहीं रह रहा, रेंट लेके एक रूम उसने ले रखा है उस घर में, तो थर्ड होगा रूम नंबर। थर्ड क्या होगा बोलो? रूम नंबर। सबसे पहले कॉलोनी, उसके बाद हाउस, उसके बाद रूम, उसके बाद लास्ट आएंगे हम रूम के अंदर हमारा दोस्त मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा दोस्त मिलेगा, फ्रेंड मिलेगा। सपोज करो एक रूम के अंदर 2 फ्रेंड रहते हैं, तो हमारा वाला कौन सा फ्रेंड है उसके लिए हमें 10 साल पहले खोया है तो एग्जैक्टली फोटो देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये वाला है। ठीक है, और डायरेक्ट भी पता लगा लेंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं। फाइनल स्टेप में इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है। मतलब एक तरह से फ्रेंड का जो एनर्जी लेवल है, जहां वो रह रहा है, वो ये एड्रेस में छुपा हुआ है। ऐसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है शेल से। शेल या ऑर्बिट्स, सुना है आपने सबने? शेल या ऑर्बिट्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढने के लिए सबसे पहले उसका शेल पता होना चाहिए कि एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिट्स होते हैं, शेल या ऑर्बिट्स ऐसे पाथ होते हैं एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने का काम करता है ऑर्बिट्स में रहकर। ठीक है, ठीक है साहब। शेल के अंदर जब हम जाते हैं तो शेल के अंदर होते हैं सब शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं बोलो? सब शेल। तो सब शेल के अंदर जब जाते हैं तो थर्ड चीज आती है ऑर्बिटल्स। थर्ड क्या आता है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स रूम की तरह, सब शेल हाउस की तरह, शेल कॉलोनी की तरह। सबसे बड़े शेल होते हैं, उससे छोटे सब शेल होते हैं, उससे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं।
और ऑर्बिटल्स के अंदर फ्रेंड होता है, जैसे रूम के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन करते रहते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो होता है वो इन 4 चीजों से पता चलता है, क्लियर है। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है? तो क्वांटम नंबर हमारे पास कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। कितने टाइप की क्वांटम नंबर हमारे पास? 4 टाइप की, ठीक है। फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फर्स्ट, ओके। सेकंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके। चलो, इनके सिंबल भी होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एन। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एल। थर्ड आती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड कौन सी आती है हमारी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, एम फॉर मैग्नेटिक। और लास्ट आती है स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्या आती है हमारी? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर का सिंबल होता है एस, एस फॉर स्पिन। So these are 4 quantum number. First is principal quantum number, which is denoted by small n. N is the symbol which is used for principal quantum number. Second है azimuthal quantum number, इसका symbol small l होता है। थर्ड है magnetic quantum number, इसका symbol small m होता है। फोर्थ है spin quantum number, इसके symbol small s होता है। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इतना बड़ा ना लिख करके मैं अगर स्मॉल n लिख देता हूँ तो मुझे पता लग जाना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर मैं स्मॉल l लिख देता हूँ तो मुझे पता लग जाना चाहिए azimuthal क्वांटम नंबर है। अगर स्मॉल m लिख देता हूँ तो मैग्नेटिक है, ऐसा तो स्पिन है, ठीक है। अब मैं बताता हूं पहली क्वांटम नंबर क्या बताती है? एन। ये बताती है शेल के बारे में, यानी कि एन फॉर शेल, क्लियर है। सेकंड है एल, एल फॉर सब शेल, रट लो इसको। देखो क्वांटम वर्ड का मतलब यहां पर फिक्स से होता है, सब कुछ फिक्स है। एक्सपेरिमेंट्स कर देने के बाद सब कुछ फिक्स कर दिया गया। जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे उनके सारे एनर्जी लेवल फिक्स कर दिए गए, उनके शेल, उनके सब शेल, उनके ऑर्बिटल्स, उनके स्पिनिंग सब फिक्स हो गई है। वहां से ये वर्ड बना है क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम फिजिक्स की देन है। फिजिक्स में एक ब्रांच होती है क्वांटम फिजिक्स, बहुत बड़ी, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। वहां से ये बना है सारा। तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस जो है ना, एग्जैक्ट एड्रेस वो तभी पता लगेगा जब हमको ये सब कुछ एग्जैक्ट करना पड़ेगा। शेल एग्जैक्ट करे, फिक्स करे, सब शेल फिक्स करे, ऑर्बिटल्स फिक्स करे, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भी फिक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो हर एक जैसे हम कहते हैं ना, हर एक वेबसाइट का एक एग्जैक्ट यूआरएल होता है। उस यूआरएल को आप टाइप करो, वो वही वाली वेबसाइट ओपन होगी, क्लियर है। तो ऐसी एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। मैं आपको बताऊंगा जब क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी एटम में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर एड्रेस निकाल पाओगे। मतलब आप उस एटम का शेल निकाल पाओगे, उस इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम में, उस पर्टिकुलर एटम में शेल कौन सा है, फिर उसमें सब शेल कौन सा है, फिर उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है, फिर उसका वो इलेक्ट्रॉन कौन सा, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एन शेल को बताती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल सब शेल को बताती है, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताती है? ऑर्बिटल्स को। और लास्ट होती है एस, एस बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एस किसको बताती है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्लियर है। तो ये नोट कर लीजिए आप, एस बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वांटम नंबर, और वो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताती है कि शेल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हम यहां पे डिसाइड करते हैं, क्लियर है। चलो नोट कर लो। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो पहली क्वांटम नंबर है, फर्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन, जो हमें बताएगी शेल्स के बारे में, ओके। तो जो हमारी फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
ठीक है, स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो ये एक्चुअली में बताती है शेल के बारे में, शेल के बारे में, ये बताती है हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अब ये साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा जब ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा। ऑर्बिटल अपन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले शेल आता है भाई, एटम में सबसे पहले क्या आता है, अभी डिस्कस किया था मैंने, एटम में सबसे पहले आता है शेल, शेल के बाद आता है भैया सब शेल, सब शेल के बाद आता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, तो सबसे पहले शेल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सब शेल एंड देन ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताएगी, सब शेल के बारे में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताएगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगी। क्लियर है? तो साइज ऑफ ऑर्बिटल, जैसे अब एक बात बताओ, अगर शेल छोटा हुआ तो उसका ऑर्बिटल भी छोटा होगा साइज में, और अगर शेल बड़ा हुआ तो ऑर्बिटल भी बड़ा होगा, इतनी सी बात है। तो साइज ऑर्बिटल का, शेल बड़ा होगा यानी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, शेल बड़ा होगा तो उसके अंदर रहने वाला ऑर्बिटल भी बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें क्या बताती है, बताती है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, चलो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शेल, नंबर ऑफ शेल, इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं किसी एटम में, इनफाइनाइट, एक से लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ शेल डिसाइड किए जाते हैं एलिमेंट्स से, कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स बनाए हैं या डिस्कवर किए हैं, देखो एलिमेंट्स या तो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट, जिनको अपन डिस्कवर करते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हम लैब में बनाते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, उनको बोलते हैं अपन मैन मेड एलिमेंट्स या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो उन सबको अगर मिला दिया जाए तो आज की डेट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है। तो वी कैन से फॉर 118 एलिमेंट्स, जो 118 एलिमेंट्स हैं उनके लिए कितने शेल्स हैं, तो उनके लिए 1 से लेकर के और 7 शेल्स। जब 119, 120 आगे के एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो 8th शेल की भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। तो कितने ऐसे शेल्स रिक्वायर्ड होंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो टोटल नंबर ऑफ शेल्स आर इनफाइनाइट, बट टुडेज प्रेजेंट स्टेटस 118 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट, सो दैट्स व्हाई 1 to 7 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से होते हैं ये मैं लिख देता हूँ। न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये है पहला शेल, और बोर नामक जो साइंटिस्ट थे, आगे मैं बताऊंगा आपको बोर थ्योरी। ठीक है, बोर थ्योरी ये बताती है कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्लियर है? नहीं है? बाद के कुछ साइंटिस्ट जैसे सोमरफील्ड ने फिर इसमें कुछ करेक्शन किया था कि नहीं, ये जो पाथ होते हैं और सर्कुलर नहीं होते, स्फेरिकल, ये सर्कल टाइप में नहीं होते, ये इलेप्टिकल होते, दीर्घवृत्ताकार इलेप्टिकल शेप में होते। ठीक है, वो बात की बातें हैं। अभी सिर्फ ये देखो कि अकॉर्डिंग टू बोर हम चल रहे हैं कि ये सर्कल है। तो पहला ये हो गया, ठीक है, पहला शेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, चौथा शेल हो गया, पांचवा शेल हो गया, छठा शेल हो गया, सातवां शेल। तो इस तरह से 7 शेल्स हो गए। पहला शेल n की वैल्यू 1, दूसरा शेल n की वैल्यू 2, तीसरा शेल 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से शेल्स हो। दीज आर शेल्स, n की वैल्यू 1 से लेकर के 7। अब इन्हीं 1 से लेकर 7 शेल्स को अपन अगर अल्फाबेटिकली देना चाहे तो n की वैल्यू 1, मतलब जो पहला शेल होता है उसको बोला जाता है k शेल, दूसरे को बोला जाता है l शेल, तीसरे को बोला जाता है m शेल, देन n शेल एंड देन सो ऑन। इस तरह से भी बोल सकते हैं k l m n। दैट मीन्स अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है k शेल, तो k शेल रिप्रेजेंट फॉर n इक्वल टू फर्स्ट शेल, और n रिप्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। If you talk about principal quantum number is 1, then we talk about k shell. k shell के लिए principal quantum number की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब देखो अपन एनर्जी लेवल लिखते हैं, किसी कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 10th स्टैंडर्ड तक हमको कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी के बेसिस पे अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नथिंग बट this is the arrangement of electrons in atom according to their increasing level of energy। हमें कहा जाता है 1s2, 2s2, 2p वगैरह वगैरह, ऐसे सिखाया जाता है। तो इसमें जो 1 दिखाई पड़ रहा है, ये 1, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है।
यानी कि ये जो एस सब शेल या ऑर्बिटल है ये पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की वैल्यू 1 यानी पहले शेल में, ठीक है। अगर ये 2 की बात करते हैं तो ये सेकंड शेल होता है, ये भी सेकंड शेल होता है, क्लियर है। तो ये जो लिखा रहता है इसको अपन बोलते हैं शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इतना नोट करो। नंबर ऑफ शेल इनफाइनाइट होते हैं लेकिन 118 एलिमेंट्स के लिए 7 होते हैं, इस तरह से KLMN भी बोल सकते हैं इनको। अब अपन बात करते हैं कि साइज क्या होता है। देखो अब एक बात बताओ, ये शेल है, ये शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है। सपोज करो इस पहले शेल में s ऑर्बिटल है तो इसको बोलेंगे 1s ऑर्बिटल, इस दूसरे शेल के s ऑर्बिटल को बोलेंगे 2s, तीसरे शेल के s ऑर्बिटल को बोलेंगे 3s, चौथे शेल के s ऑर्बिटल को बोलेंगे 4s, क्लियर है। तो ये जो s होगा और ये जो s होगा, s ऑर्बिटल किसी भी शेल में हो उसका जो शेप होता है वो सेम होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलेगा इसका शेप। तो s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप, मतलब इस तरीके का शेप होता है, इस तरीके। तो अगर 1s यानी s ऑर्बिटल पहले शेल का है तो स्पेयर छोटा होगा, अगर दूसरे शेल का है, ठीक है, तो स्पेयर थोड़ा बड़ा होगा, और अगर तीसरे शेल का है तो स्पेयर और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगी। तो वी कैन राइट हियर इजीली एज वेल एज वी कैन राइट हियर इजीली, ठीक है ना, 1s 2s 3s 4 3s तक। 1s के लिए कैसा होगा? देखो ये बीच में न्यूक्लियस। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एटम के अंदर स्पेस होता है 3 डायमेंशनल स्पेस, जिस स्पेस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, या इलेक्ट्रॉन वेव की तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। अब वेव की तरह क्यों? कुछ साइंटिस्ट, बोर के बाद वाले साइंटिस्टों की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव भी बन जाता है। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है एटम के अंदर वो वेव के अकॉर्डिंग होती है, यानी वेव होता है इलेक्ट्रॉन। और वेव कैसे चलती है? वेव ऐसे चलती है, देखो इस तरह चलती है वेव इस तरह चलती है। तो इलेक्ट्रॉन भी इस तरह अप्स डाउन करता हुआ चलता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब चल रहा होता है, अगर वो s ऑर्बिटल में है तो उसके चारों तरफ चलने की पॉसिबिलिटी सेम रहती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है s ऑर्बिटल में वो 1 होती है हमेशा, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है। तो आप न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे तो इस तरह से मिलेगी, यहाँ पे चारों तरफ एक जैसी हो, और शेप कैसी बनेगी? स्फेरिकल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, ठीक है, उस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। और ऑर्बिटल क्या होता है? द 3 डायमेंशनल स्पेस इन द एटम इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस एटम में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसे ऑर्बिटल बोला जाता है। लेकिन वो ऑर्बिटल है तो शेल में ही ना, शेल के अंदर सब शेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल शेल में ही तो हुआ। कोई कमरा घर में है तो घर कॉलोनी में हुआ ना, वो वाली बात। तो कमरा भी एक तरह से कॉलोनी में हुआ, ठीक है। तो 1s 2s की बात करें, 2s की बात करें तो 2s में क्या होगा? ये थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो, s बड़ा हो। 3s की बात करें तो और बड़ा हो, बीच में नहीं। मतलब 1s ऑर्बिटल भी स्फेरिकल है, 2s भी स्फेरिकल है, 3s भी स्फेरिकल है, लेकिन बिग स्पेयर, साइज ऑफ स्पेयर इंक्रीजेस, साइज ऑफ स्पेयर इंक्रीजेस, साइज ऑफ स्पेयर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रही है। n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो दैट मींस साइज ऑफ स्पेयर भी इंक्रीज कर रही है। जो s ऑर्बिटल पहले शेल में है वो सबसे छोटा स्पेयर है, जो दूसरे शेल में वो बड़ा स्पेयर है, तीसरे शेल का और बड़ा स्पेयर। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करता है जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करती है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, इतना नोट करो, किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, इसका फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्वेशंस जो हमने किए देखे, ठीक है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला बना दिया 2n²। बट इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फॉर्मूला n की वैल्यू 4 तक ही वैलिड है, वैलिड अप टू, आई कैन राइट हियर वैलिड अप टू
एन की वैल्यू 4, यानी एन की वैल्यू 4 तक ही ये फॉर्मूला वैलिड है बस, उसके बाद ये वैलिड नहीं है। वैलिड से मतलब है आप एन की वैल्यू 5 रखोगे तो इससे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फिफ्थ शेल में एक्चुअली में होते नहीं। एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन जो एन की वैल्यू 4 तक ही होते हैं। देखो कैसे, अगर हम इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सेल, ठीक है, आई रब दिस, देखो इफ यू टॉक अबाउट फर्स्ट सेल, अगर हम पहले शेल की बात करते हैं तो एन की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 2 रखो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 3 रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 8 आ जाएगा। 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। अब एक्चुअली में भी होते हैं, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 ही होते हैं, तीसरे में 18 ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी इतनी होते हैं, और फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो फिफ्थ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स ये हमें सजेस्ट नहीं करते। एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि इनमें भी 32 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बाकी सब, यानी पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ के 8 हो जाते हैं। इंक्रीमेंट कितने का लगता है? 6 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट लगता है। तीसरे शेल में 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ के 18 हो जाते हैं। भाई 8 थे, 10 बढ़ गए 18 हो गए, 18 माइनस 8 10 आ जाए। अगर फोर्थ शेल की बात करें तो 32 इलेक्ट्रॉन, जो 14 बढ़ गए। बढ़े कितने रहे? पहले 2 थे, फिर बढ़े 6, 8 हो गए, फिर बढ़े 10, 18 हो गए, और फिर बढ़े क्या? 14, 32। उसके बाद कुछ नहीं बढ़े, मतलब फिर 32 रहते। इससे हमें ये भी एक आइडिया लग रहा है कि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। एक्चुअली शेल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो बढ़ रही है। जैसे जैसे हम शेल से मूव कर रहे हैं, पहले से दूसरे में आ रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज है जो बढ़ी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। फिर यहाँ एक और वो बढ़ गई जिससे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो वो क्या है? सब शेल्स। यहाँ से हमें सब शेल्स का आइडिया मिला कि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। नोट कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं किसी शेल में, वो फोर्थ होता है, उसके बाद भी 32 ही होते हैं। 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी शेल में नहीं होते मैक्सिमम, और 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, 18, 32, इस तरह से। प्लीज नोट डाउन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वेल, अब अपन डिस्कस करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर। अच्छा, एक चीज और इस क्वांटम नंबर में आपको बता देता हूं, एनर्जी। किसी भी शेल की एनर्जी किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला अपन बोर्स मॉडल में, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे व्हेन वी गो, इसी क्वांटम नंबर में एक और पॉइंट आपको मेंशन करना है, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, when we go away from nucleus, जब न्यूक्लियस से दूर चलते, then what happen? Then attraction between nucleus and electron decreases. Attraction between nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। नेचर के लो है प्लस माइनस को, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है, और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जाने नहीं देगा एटम को छोड़ के बाहर, ठीक है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पहले शेल में। जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है किसी ऑर्बिटल के अंदर, वहां वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्शन फील करे। तो when we go away from nucleus, then attraction between nucleus and electron decreases. और जब attraction decrease हो जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, attraction increase हो जाता है तो एनर्जी घट जाती है, ठीक है। decreases so energy increases. क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही, ठीक है। तो ये जो शेल है ये हाई एनर्जी शेल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो हाई एनर्जी शेल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होगा वो एज कंपेयर टू सेकंड और फर्स्ट हाई एनर्जी पर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल में होगा, ठीक है ना, वो लो एनर्जी शेल, वो कैसा होगा? लो एनर्जी शेल। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है थर्ड शेल में,
हाई एनर्जी क्या है, और वो एनर्जी रिलीज करके यहाँ आ जाता है, तो हम कहते हैं इमिशन होता है एनर्जी। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो उसको कितनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, बाहर छोड़नी पड़ेगी, ये जो गैप है इसके बराबर। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, वो यहाँ जाना चाहता है, तो फिर उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो लोअर एनर्जी पर है, तो हाई पर जाने के लिए तो बाहर से जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराओगे किसी सोर्स से, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर है तो नीचे नहीं आएगा, एनर्जी रिलीज कर। तो जब नीचे से ऊपर जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर है नहीं? तो ये सब पूरी नॉलेज आपको शेल से मिल सकती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से, तो एनर्जी इसकी कम हो जाती है, तो इस शेल की एनर्जी कम होगी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन फील करेगा, क्लियर। और वैसे भी रिपल्सन भी बढ़ जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस शेल के रिपल्सन को भी फील करेगा, और ना अट्रैक्शन भी कम है, रिपल्सन भी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक जो मैंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, वो क्या बताइए, फिर से सुन लो सभी, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² इन शेल, किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। वैलिड अप टू, ये फॉर्मूला कहाँ तक वैलिड है, वैलिड अप टू n की वैल्यू 4 तक। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब k शेल की बात कर रहे हैं ना, n की वैल्यू 1 है, k शेल है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें n की वैल्यू 2, मतलब कौन सा शेल, l शेल, तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, आई कैन राइट हियर 6 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। पहले शेल से जब दूसरे शेल में जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में होते हैं, दूसरे में 6 बढ़ के 8 हो जाते हैं, इंक्रीमेंट 6 का लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स कौन सा शेल है, m शेल, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच इंक्रीजेस, 10 इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ओके। अगर हम बात करें n की वैल्यू 4, मतलब कौन सा शेल, l शेल, कौन सा शेल, l शेल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल इज, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाउ मच इंक्रीजेस, 14 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। सो दिस सीक्वेंस, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इंक्रीजेस, 2 6, फिर 10 इंक्रीजेस 18, फिर 14 इंक्रीजेस 32। उसके बाद अगर आप फिफ्थ शेल की बात करोगे तो उसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर नो इंक्रीमेंट, कोई इंक्रीज नहीं हो, 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। प्लीज नोट डाउन दिस। अब अपन इस बिहेवियर को समझना चाह रहे हैं, पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन बढ़े क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एक नया सब शेल आ गया इसमें। पहले शेल में एक सब शेल होता है सिर्फ, दूसरे शेल में होते हैं 2 सब शेल, एक नया सब शेल ऐड हुआ है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं एक्चुअली में। तीसरे शेल में एक और नया सब शेल ऐड हुआ है, उसके 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। चौथे शेल में एक और नया सब शेल ऐड हुआ है, उसके 14 इलेक्ट्रॉन। 4 सब शेल्स होते हैं किसी शेल में, यानी हम बात करेंगे अब सेकंड क्वांटम नंबर, एंड दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। Now I am talking about second quantum, azimuthal quantum number, azimuthal quantum number. ये lot of things here, lot of things discuss about the azimuthal quantum number. It is denoted by small l. सिंबल जो होता है azimuthal quantum number का वो small l होता है। क्लियर? ये क्या बताता है? It is tell us about the subshells. It is tell us about, प्रॉपर नोट्स बनाओ, इट इज टेल अस अबाउट द सब सेल्स, अबाउट द सब सेल्स प्रेजेंट इन ए शेल। किसी शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स की पूरी डेटा जो है ना वो हमें ये क्वांटम नंबर देते, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ सब शेल्स, तो मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं 4, ठीक है ना। 4 सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, 4 सब शेल्स होते हैं। इन सब शेल्स को पहचानने का, पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, क्या होता है, एल।
एल की वैल्यू फिक्स होती है, एस सब शेल के लिए 0 होती है, ठीक है। पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है। 0 को बोलते हैं शून्य, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं, तो एस फोर शून्य याद हो जाएगा। वन को बोलते हैं पहला, पी फोर पहला, 2 को बोलते हैं दूसरा या 2, डी फोर 2, और 3 को, इन सब में फाइनल नंबर 3 ही तो है, तो एफ फोर फाइनल, ऐसे भी याद कर सकते, तो भूलोगे नहीं इससे आप, ठीक है। तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 2-3 बार बोलो, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, इस तरह याद करो, ये 4 सब शेल्स है। क्लियर है? अब हमें ये पता लगाना है किसी, अभी सब शेल है कहाँ, शेल में तो किसी शेल में कितने सब शेल होते, 4 से ज्यादा सब शेल नहीं होते, लेकिन पहले शेल में कितने सब शेल होते हैं, दूसरे शेल में कितने सब शेल, इसकी बात करें। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, नंबर ऑफ सबशेल्स इन शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स इन शेल इक्वल टू n की वैल्यू, मतलब जो n की वैल्यू होती है उतनी सब शेल होती है। जैसे n की वैल्यू 1 है, मतलब पहला शेल है तो उसमें 1 ही सब शेल होगा, n की वैल्यू 2 है, दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 3 है, तीसरा शेल, उसमें 3 सब शेल होंगे, n की वैल्यू 4 है, चौथा शेल, उसमें 4 सब शेल होंगे। आप कॉमन सेंस लगाओ, n की वैल्यू 5 बोला मैंने, तो इसका मतलब ये थोड़ा 5 सब शेल होंगे, होते ही नहीं है 5, होते ही 4 है, तो फिर ये n की वैल्यू 4 तक ही वैलिड होगी, ये बात भी, जैसे 2n² वाला फॉर्मूला 4 तक वैलिड था। किसी शेल में 4 से ज्यादा सब शेल नहीं हो सकते, एसपीडी, ठीक है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा एक चीज, n की वैल्यू अपन ने देख ली, सीधी सी बात यहाँ पर क्या है कि n की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ l की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, n की वैल्यू जब 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है, मतलब केवल s सब शेल होता है। कौन सा सब शेल होता है, s। जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है और 1 होती है, 0 भी होती है और 1 भी होती है, मतलब दूसरे शेल में s सब शेल होता है और p सब शेल भी जुड़ जाता है नया, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, 8 हो जाते हैं दूसरे शेल में। 6 ही क्यों बढ़ते हैं अभी बता रहा हूँ। तीसरी, n की वैल्यू जब अपन 3 लिखते हैं, तीसरे शेल की बात करते हैं, तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, SPD। क्यों, n की वैल्यू जब 3 होती है तो l की कितनी वैल्यूज बनती हैं, 0 1 और 2, मतलब l की कितनी वैल्यूज बनती है, n-1 तक वैल्यूज बनती है, ये ध्यान रखें, n-1 तक वैल्यूज बनती है। तो 0 1 2 का मतलब कौन कौन से सब शेल हो गया, s हो गया, p हो गया और d हो गया, ठीक है। और n की वैल्यू जब 4 होती है तो 0 भी बनता है, 1 भी बनता है, 2 भी बनता है, l की वैल्यू, सारी l की वैल्यूज बन जाती है, मतलब s p d और f। ये एटॉमिक लेवल की बातें कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर लेवल में तो पता है आप n की वैल्यू 5 लोगे तो और भी सब शेल मिल सकते हैं, हम एटम की बात कर रहे हैं बस, तो यहां तक 4 सब शेल्स की बात करें। क्लियर हो जाए? अब जरा आगे की बातें कर लेते हैं। किसी सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला और होता है, तो एक फॉर्मूला था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का शेल में, अब मैं बता रहा हूं सब शेल में, जिससे अपन को ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा, क्या ये आइडिया अपन को लग जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये आपने नोट कर ही लिया, ठीक है। अब देखो मैं इधर लिख देता हूं शेल, क्लियर है। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, 2n², मतलब इसको अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसको l से कोरिलेट करते हैं सब शेल। पहले शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज कितने, 6, ठीक है। तीसरे शेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज कितने कर गए, 10। चौथे शेल में कितने, 32 इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज कितने कर गए, 14। उसके बाद इंक्रीज नहीं, ठीक है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सब शेल के बारे में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। किसी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल में निकालने हो तो फॉर्मूले में n आना चाहिए, क्योंकि n क्या शेल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम। जिस शेल में चाहिए इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, सेम 2 आएगा, n की जगह l लेंगे, स्क्वायर की जगह, स्क्वायर का जो 2 होता है उसको बाहर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर यहाँ लिख करके बाहर लिखेंगे और अंदर जोड़ देंगे 1।
तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बन गया सब शेल में, क्योंकि इस फॉर्मूले में एल होना चाहिए, तभी मैं उस एल की जगह कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखूंगा और उस पर्टिकुलर सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। अब जरा इससे अपन कैलकुलेट करें, एस पी डी और एल, खुद से सोचो, एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, एल की वैल्यू क्या है 0, बताओ एस सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एल की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एल की वैल्यू 0 रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या प्रूफ हो रहा है, पहले शेल में एस सब शेल है, पहले शेल में एस सब शेल होता है 1s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पी सब शेल, ठीक है, तो पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पी के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा 1 2 2 प्लस 1 3 2 6, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल 6, पी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, होने को तो 5 4 3 2 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होते, तो हमें मैक्सिमम से मतलब है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का रीजन है पी सब शेल की एंट्री, दूसरे शेल में पी सब शेल एंटर कर जाता है, दूसरे शेल में एस के साथ साथ पी सब शेल भी मिलता है, इसीलिए वहां पर एस के 2 और पी के 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं, पहले शेल में एस बनता है यानी एस सब शेल होता है, और दूसरे में एस भी होता है और दूसरे में पी भी होता है। क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छे से फील आनी चाहिए। डी सब शेल, अब बात कर रहे हैं डी सब शेल, डी सब शेल मतलब एल की वैल्यू क्या होगी 2। आई होप आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड, चलो डी सब शेल, डी सब शेल के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन मतलब तीसरे शेल में 10 इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़े, क्योंकि तीसरे शेल में डी सब शेल आ गया, तभी 18 हो गए तीनों, 3s 3p और 3d। अब बात करते हैं चौथे शेल की, चौथा शेल होता है एफ सब शेल, सॉरी सब शेल की, चौथा सब शेल एफ सब शेल, एल की वैल्यू 3, तो एफ सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ सब शेल कितने होंगे, एल की वैल्यू 3 रखेंगे तो आएंगे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। चौथे शेल में 14 इलेक्ट्रॉन ही बढ़े, तो चौथे शेल में सारे सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, 4s 4p 4d और 4n, तो इन्हें बोलते हैं, सबको एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। पहले शेल का एक एनर्जी लेवल होता है 1s, और कौन कौन से नहीं होते पहले में ये पूछ ले, तो 1p नहीं होता, 1d नहीं होता, 1f, ये सब नहीं होते पहले शेल में। दूसरे शेल में 2s 2p होता है, 2d 2f नहीं होता। तीसरे शेल में 3s 3p 3d होता है, बट 3f नहीं होता। चौथे शेल में 4s 4p 4d 4f होता है, नहीं सारे होते हैं। तो आई होप आपने समझा किस तरह से शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, शेल का अलग होता है, फिर शेल में कितने सब शेल्स होते हैं उनको अपन ऐसे कोरिलेट करते हैं। एक लास्ट चीज और बताऊंगा इसमें, और वो है हमारी एंगुलर मोमेंटम। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम होता है, वो होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर से हम किसी ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगी, डी में है तो क्या होगी, पी में है तो क्या होगी, एफ में है तो क्या होगी। क्लियर है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, इतना नोट कर लो। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो। ओके चलो, अब अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है एजीमथल क्वांटम नंबर। एजीमथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल स्मॉल एल होता है, उसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम, और वो टर्म कौन सी होती है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखो किसी भी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिटल लाइक एसपीडीएफ, 4 ऑर्बिटल होते हैं, ऑफ एनी ऑर्बिटल, कौन कौन से, एस पी डी और एफ, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल।
वैल्यू ऑफ एल, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है ऑर्बिटल। समझने वाली बात है। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो दो चीजें हैं। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम होता है। किसी 5 ग्राम की कोई चीज है, उसकी 5 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका तो कुछ मोमेंटम बनता है उसका, ठीक है। अब ये मोमेंटम दो टाइप का होता है। एक होता है लीनियर मोमेंटम, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, यानी जब वो पार्टिकल, ध्यान देना, लीनियर मोमेंटम जब वो पार्टिकल लीनियरली कहीं जा रहा हो, और दूसरा होता है जब वो एक पाथ पर चक्कर लगा रहा हो, ठीक है ना, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के चारों तरफ घूम रहा हो, वो चाहे वो वेव फॉर्म में घूम रहा हो। इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में घूमता है न्यूक्लियस के चारों, ठीक है, तो उससे बनता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नहीं बनता। एंगुलर मोमेंटम ये किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होता है ना, वो क्वांटम फिजिक्स उस बिहेवियर को एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में शो कर सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ सपोज करो इलेक्ट्रॉन ऐसे एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल शेप में घूम रहा है, तो ऐसे वो घूमेगा चारों तरफ। तो जब वो यहां होगा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन, तो उस थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा घूम के, तो पहले के कंपैरिजन में एंगल थीटा बन जाएगा, फिर घूम के फिर आगे आ जाएगा, फिर थीटा बन जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr sin थीटा। तो वो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाएगी ना, एंगल जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर? तो कितना एंगुलर मोमेंटम बनेगा किसी ऑर्बिटल में? जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में घूमेगा तो कितना एंगुलर मोमेंटम बनेगा, पी में घूमेगा तो कितना एंगुलर मोमेंटम बनेगा, डी में कितना बनेगा, एफ में। जाहिर सी बात है अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग अलग है, तो शेप अलग अलग है तो उसमें घूमने का तरीका भी अलग अलग है, तो मोमेंटम भी अलग अलग है। किसी कोई छोटा बच्चा बॉल लेके भाग रहा है क्रिकेट में, तो उसका मोमेंटम शायद ज्यादा बन जाए, और एक बहुत हैवी आदमी है जो बॉल लेके भाग रहा है, उसका मोमेंटम कम बनेगा। क्लियर है नहीं है? तो मोमेंटम डिपेंड करता है कंडीशंस पर, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट के अंदर है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वहां मोमेंटम ओवरऑल क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, वी कैन राइट हियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस ऑर्बिटल इज 0 ओवरऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना उसको एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल वेक्टर से, वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज 0। क्यों भाई? एस ऑर्बिटल में ऐसा क्या है? एक्चुअली में एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक होती है, मतलब चारों तरफ सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है पूरे स्पेयर में। और स्पेयर कैसी स्ट्रक्चर होती है? स्पेयर जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, इसको जेड मान लो, इसको वाई, इसको एक्स। तो जो स्फेरिकल शेप में कोई भी लिखा जाता है ना ऑर्बिटल, कोई भी चीज, वो 3 डायमेंशनल होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में घूम रहा है, मतलब ऐसे स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका शेप स्फेयर जैसा है, तो इलेक्ट्रॉन पूरे स्पेयर में कहीं भी मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी हर जगह एक जैसी रहेगी। यहां पर जितनी उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी उतनी यहां रहेगी। तो जो एंगुलर मोमेंटम यहां बनेगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जितना यहां बनेगा उतना ही यहां बनेगा, उतना ही यहां बनेगा, उतना ही यहां बनेगा, उतना ही यहां बनेगा, उतना। इन ऑल डायरेक्शंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल इज सेम। और अगर सब डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम सेम है तो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम होगा 0। एस ऑर्बिटल की सभी डायरेक्शन, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो सब तरफ सेम होती है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम ओवरऑल इसका कुछ भी नहीं बनता। अगर सपोज करो पी की बात करेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा? 0 बनेगा, एल की वैल्यू 0। लेकिन अगर लेट अस टेक पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है? वो किसी एक डायरेक्शन में होता है। पी ऑर्बिटल ऐसा होता है डम्बेल शेप, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ऑर्बिटल्स के बारे में हमें तीसरी क्वांटम नंबर बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे डम्बेल शेप में घूमता रहता है, डम्बेल शेप में ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब डम्बेल शेप में घूमेगा तो ये डम्बेल एक्चुअली में एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है, तो वाई और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा।
तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम बनेगा, वाई और जेड में नहीं बनेगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्रॉस नहीं होगा, कैंसल नहीं होगा। यहाँ तो सारा का सारा एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो जाता है, सभी डायरेक्शन में है। इसलिए कहते हैं एक फोर्स इधर लग रहा हो, एक इधर लग रहा हो, एक इधर लग रहा हो, चारों तरफ लग रहा हो, तो नेट फोर्स जीरो होता है। ऐसे यहाँ नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, यहाँ नेट जीरो नहीं होगा। तो नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होगा। नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? नॉन जीरो। और ये P में भी नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो फॉर सभी के लिए, P, D एंड F ऑर्बिटल्स, सभी ऑर्बिटल, चाहे P हो चाहे D हो, चाहे मैं ऑर्बिटल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल ही होते हैं। S सब शेल के अंदर S ऑर्बिटल, P के अंदर P, D के अंदर D। तो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, चाहे P हो चाहे D हो चाहे F हो, उनके लिए नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नॉन जीरो होती है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और S ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो होती है। अब एग्जैक्टली कितनी होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो और लिख लो, बस इसको नोट कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है L, वो डिपेंड करता है किस पर? एंगुलर मोमेंटम L डिपेंड करता है स्मॉल l की वैल्यू पर। मतलब एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1, ये होता है। और बाहर मल्टीप्लाई में होता है H क्रॉस। अब ये H क्रॉस क्या है? H क्रॉस होता है H अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला क्वांटम फिजिक्स से आया है, इसको ध्यान रखो। H यहाँ पर क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट। H इसको देखो E, अगर हम बात करें एनर्जी की, किसी लाइट के किसी पार्टिकल की एनर्जी होती है E इक्वल टू H न्यू, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन न्यू, मतलब एनर्जी अपॉन ये फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो H की वैल्यू आ जाती है। और ये H की वैल्यू क्या होती है अभी तुम्हें सीधा याद रखना है, बोर्स मॉडल में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, पता ही अपनी। तो हम एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? यहाँ H क्रॉस की जगह आप रख सकते हो H अपॉन 2 पाई भी रख सकते हो, H अपॉन 2 पाई अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स के लिए। सपोज करो हम 1s की बात कर रहे हैं, सपोज करो 4s की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 4p की, हम बात कर रहे हैं 4d की, और हम बात कर रहे हैं 4f की। तो 4 से तो हमें कोई लेना देना है नहीं एंगुलर मोमेंटम से। एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा, L पर डिपेंड कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका शेप कैसा है। अगर स्फेरिकल है तो नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो, और अगर और कोई शेप है तो नॉन जीरो, ठीक है। तो अगर मान लो 4s की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू क्या होगी, जरा चेक करो। S है तो S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 बताइए मैंने, L के F के लिए 3। तो इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दो वैल्यूज, L की वैल्यू 0 रखो, मतलब 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, S वाले का क्या हो गया, 0 रखो, 0 प्लस 1, 0 इंटू 0, 0, वही देखो प्रूफ हो गया। S ऑर्बिटल में 0 होता है नेट एंगुलर मोमेंटम। अगर P की बात करें तो इसमें कितना होता है, यहाँ रखेंगे 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ होगा रूट 2, H क्रॉस रूट 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, H क्रॉस रूट 2, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो H अपॉन 2 पाई रूट 2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये L, ठीक है। अगर हम D की बात करेंगे, D सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 क्यों रखेंगे यहाँ पर, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, रूट 6, तो अपन क्या लिखेंगे, H क्रॉस रूट 6, H क्रॉस रूट 6। और अगर अपन यहाँ देंगे F ऑर्बिटल में तो L की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, तो अपन लिखेंगे L इक्वल टू H क्रॉस रूट 12। तो नॉन जीरो वैल्यूज है, देखो कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और इंक्रीज कर रही है वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम F ऑर्बिटल में होता है। जब इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में होता है तो सबसे तेज घूमता है, सबसे ज़्यादा स्पीड से एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। उससे स्लो इसमें होता है, उससे स्लो सबसे स्लो इसमें। मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम घूमता तो यहाँ भी है, जीरो होने का मतलब ये नहीं कि नहीं घूम रहा, नेट एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं बनता S ऑर्बिटल। तो प्लीज नोट डाउन दिस, स्क्रीनशॉट लो इसका।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 11th का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, जैसे हमें किसी फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अलवर के अंदर फ्रेंड रहता है, 4 चीज़ें चाहिए उसकी। सबसे पहले कॉलोनी चाहिए। कॉलोनी के अंदर घर कौन सा है? मान लो अफोर्ड नहीं कर सकता, पूरा घर नहीं खरीद सकता, तो एक रूम लेके रह रहा है वो, तो रूम कौन सा है उसका, ये तीसरी चीज़। और रूम के अंदर 2 लोग रह रहे हैं, तो उन दोनों में से मेरा वाला फ्रेंड कौन सा है ये भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले लास्ट बार फेस देखा था, तो कुछ फेस भी में भी अंतर आया होगा। इस तरीके की चीज़ें हैं, तो दैट मीन्स फ्रेंड। तो फाइनली वी रीच आवर फ्रेंड, फ्रेंड तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ होता है एटम, ए फॉर अलवर, ए फॉर एटम, ऐसे समझ सकते हो। अलवर के अंदर दोस्त है ये पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है? ये 4 चीज। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जैक्टली कहाँ है? कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1s2 2s2 2p2। तो मैं कहूँ 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ है? भाई तुम्हारे किसी के 6 दोस्त हो, कार्बन क्या है, किसी का नाम है, उसके 6 दोस्त हैं, तो उनके अलग अलग एड्रेस हो। क्लियर है ना? हाँ, ये हो सकता है कि क्या पता रूम तक भी सेम हो, लेकिन रूम में भी वो जहाँ बैठे होंगे जिस जगह पर, वो पोजीशन अलग हो जाएगी, एक साउथ में एक वेस्ट। समझ, कहानी समझो, मुझे बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिक एड्रेस कभी सेम नहीं होता 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ अंतर आता है, चाहे घर में आए चाहे कॉलोनी में आए। पहला अंतर तो कॉलोनी में आ सकता है, नहीं आया तो फिर घर में आएगा, घर में भी नहीं आया तो रूम में भी, रूम में नहीं आया तो उनकी पोजिशन में तो आएगा, ये तो इधर बैठे इधर बैठे। क्लियर है? तो इस तरह से अपन बात कर रहे हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका पहला एड्रेस का पहला पार्ट होता है शेल। शेल को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिट या ऑर्बिट। सबसे पहले ऑर्बिट या शेल। शेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। शेल या ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब शेल, बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, सब शेल शेल किसकी तरह? कॉलोनी की, बड़े होते हैं, उनके अंदर छोटे सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। अब देखो जरा डिफरेंस, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है, इसमें एल लगा है मैंने, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ऑर्बिटल और ऑर्बिट में। ऑर्बिट कॉलोनी की तरह, ऑर्बिटल एक छोटे से कमरे की तरह। क्लियर है? और ऑर्बिटल के अंदर होता है भैया इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान हो तो एक बॉक्स के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, तो ये बॉक्स क्या है? ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। एक ऑर्बिटल को अपन ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अच्छा, 3 क्यों नहीं होते इलेक्ट्रॉन? 4 क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो कोई भी चीज दुनिया में 2 तरह से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। घूमने के अगर 3 तरीके होते तो क्या पता एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन होते। क्लियर है ना भाई? ये घूमने के कितने तरीके अवेलेबल है हमारे पास? 2 हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और एक इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो क्लियर कर पा रहे हैं? ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे, फाइनली हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था सबसे पहले शेल। क्वांटम नंबर, सबसे पहली क्वांटम नंबर कौन सी है? सुन लो जरा ध्यान से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल में PRINCIPL नहीं आएगा, वो तो पोस्ट का नाम है, ठीक है, PL ही आएगा। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल क्या होता है? सर सिंबल की क्या जरूरत है? सिंबल की जरूरत है, 4 क्वांटम नंबर से हर एक क्वांटम नंबर का सिंबल चेंज करो, तभी तो मैं पहचानूंगा कौन सी क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल n। अगर कहीं स्मॉल n लिखा हुआ है, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रही होती है? उस एटम के शेल के बारे में। क्या बता रही होती है? शेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में। सेकंड है एजीमथल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है स्मॉल l, और ये हमें बताती है सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताती है? सब शेल्स के बारे में। ठीक है। थर्ड जो होता है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताती है, हमें बताती है स्मॉल m होता है इसका सिंबल, m फॉर मैग्नेटिक। ये ऑर्बिटल के बारे में बताती है। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर s, ये हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर, वो ऑर्बिटल है सब शेल के अंदर, वो सब शेल है शेल के अंदर, वो शेल है एटम के अंदर, वो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल है कंपाउंड के अंदर, वो कंपाउंड है सॉलिड लिक्विड गैस,
और उससे पूरी दुनिया मिलकर बनी है। मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ वो या तो सॉलिड मटेरियल है, या लिक्विड मटेरियल है, या गैस मटेरियल है। और ये जो मटेरियल्स है ना, इनका सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एटम है। बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सारा खेल रच रहा है बैठा बैठा। इलेक्ट्रॉन ही येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन से ही कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से ही सब्जी गर्मियों में जल्दी खराब हो जाती है, सर्दियों में बच जाती है, फ्रिज में बच जाती है, पानी का स्वाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्लियर है? सारी जो कहानी है, जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं, केमिकल रिएक्शन, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हमें दोस्त बनाना ही पड़ेगा, इसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा, इसका एड्रेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसका एनर्जी लेवल हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है? तो इसके लिए सबसे पहले शेल पढ़ेंगे, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल। इन दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि शेल क्या होते हैं, सब शेल। आज मैं बात करूंगा ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगी वो ऑर्बिटल के बारे में बताइए। ठीक है, तो जरा तीसरी क्वांटम नंबर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। और ये क्या बताती है? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं सबसे। डेफिनेशन तो जरा ध्यान दो। 3 डायमेंशनल स्पेस, एटम के अंदर ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती। अरे उस दोस्त के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसके रूम में होगी। अगर वो एक आइडियल इंसान है तो रूम में ही मिलेगा, नॉन आइडियल है तो पूरे दिन भर बाहर मिलेगा, वो कहीं भी है ना। आइडियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑर्बिटल में? सो हम लिखेंगे इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस इन एटम। 3 dimensional space in atom. It is 3 dimensional space in atom in which electron finding probability is maximum। भाई स्पेस क्या होता है? जगह ही तो होती है। एटम में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है ये ऑर्बिटल? अच्छा, अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या बताए? सबसे पहले बताती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? तो सीधी सी बात है, ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप के। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रिंसिपल, S for simple, P for principal, D for diffused and F for fundamental। ठीक है ना? इस S for होता है सिंपल, P for होता है प्रिंसिपल। ये लेटर कहाँ से लिए गए हैं वो जरा बता रहा हूँ मैं। D for होता है डिफ्यूज्ड और F for होता है फंडामेंटल। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, 4 टाइप के ऑर्बिटल है। अच्छा, ये टाइप कैसे बने हुए? अरे ऑर्बिटल सब शेल में मिलते हैं ना, सब शेल में मिलते हैं। ठीक है, और सब शेल शेल में मिलते हैं। तो शेल तो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, तो ये 1 जो है ना, ये 2 जो है, ये 1 और 2, ये क्या है? शेल। मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 शेल में अरेंज्ड है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में अभी इसके पास 4 आ गए हैं। मैक्सिमम दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। अगर पहले शेल में निकालोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जरा लगाना, 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन। तो सही है, पहले शेल में 2 ही तो है। दूसरे शेल में कितने होंगे? जरा लगाना, दूसरे शेल में होंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अभी कार्बन के पास दूसरे में कितने हैं? दूसरे में देखो 2 और दूसरे में 2, 4 है। अभी 4 और आ सकते हैं। क्लियर है ना? इसमें भाई मैक्सिमम 8 है, मिनिमम तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्या पता एक बनाओ। मिनिमम की बात नहीं, मैक्सिमम की बात बताइए फॉर्मूले से। 8 से ज्यादा नहीं रख सकते अब सेकंड शेल में। तो ये जो 2 लिखा हुआ है आगे, ये 2 लिखा हुआ है, ये शेल होता है एक्चुअली। और ये 2 के पीछे ये एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ये सब शेल होता है। सब शेल भी 4 टाइप के ही होते हैं, एस, पी,
डी और एफ बता चुका हूँ, इनको पहचानने का तरीका बता चुका हूँ। एल की वैल्यू, एजीमथल क्वांटम नंबर बताइए ना इसके बारे में भाई, शेल के बारे में कौन बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, आगे वाला नंबर। सब शेल के बारे में एजीमथल क्वांटम नंबर एल बताइए। सब शेल 4 हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। एल की वैल्यू 0 एस, एल की वैल्यू 1 पी, एल की वैल्यू 2 डी, एल की वैल्यू 3 एफ। इस पर याद करने का तरीका बताया था मैं। एल की वैल्यू 0 है, और 0 को क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य बोलते हैं। एस फॉर शून्य, एस फॉर शून्य। एल फॉर एक को पहला बोलते हैं, पी फॉर पहला। एल को 2 बोल, एल की वैल्यू 2 है, 2 को लिखो डी ओ, 2 ये दूसरा। और इन सभी नंबर में लास्ट नंबर होता है, अगर लास्ट मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का सीरीज का लास्ट मैच, तो उसको बोलते हैं फाइनल मैच। तो जो लास्ट डिजिट होता है वह एफ फॉर फाइनल होती है। मतलब जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3, इनको ये देख करके आपको एस पी डी एफ याद आ जाना चाहिए। एल की वैल्यू 0 शून्य एस, एल की वैल्यू 1 पी फॉर पहला, पी सब शेल। एल की वैल्यू 2 डी फॉर दूसरा। दो को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 2 को दूसरा डी, ये सारे क्लियर है। और सभी नंबर में 3 फाइनल नंबर है, तो तीसरे के लिए फाइनल। ऐसे याद कर लो, याद रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो सब शेल के अंदर ही तो ऑर्बिटल है। एक बात बताओ, सब शेल घर की तरह मान लो, आप घर की तरह मान लो, किसी का घर, और ऑर्बिटल उसमें कमरे हैं। शर्मा जी का घर है तो उसके अंदर वाले सारे कमरे भी शर्मा जी के हैं। अरे एक घर शर्मा जी का है, उसके अंदर 5 कमरे हैं, पहला कमरा भी शर्मा जी का, दूसरा भी शर्मा जी का, तीसरा भी शर्मा जी का। ये घर है, देखो ये घर है, इसके अंदर 5 कमरे हैं, तो ये भी शर्मा 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 शर्मा, मतलब ये ऑर्बिटल है, देखो छोटे छोटे। और ये ऑर्बिटल है बड़े सब शेल में, ये पूरा सब शेल है, ये पूरा सब शेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल है। अब सब शेल अगर एस है तो उसका ऑर्बिटल भी ऐसे होगा। अगर सब शेल पी है तो ऑर्बिटल भी पी होगा। अगर सब शेल डी है तो उसके अंदर वाले ऑर्बिटल भी डी होंगे, और सब शेल एफ है तो ऑर्बिटल भी एफ होगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं सेकंड चीज, हमें क्या पता चलती है इस क्वांटम नंबर से। सेकंड चीज हमें पता चलती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, किसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, सब शेल के अंदर होते हैं। किसी सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं कैसे पता चलता है, तो सुन लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ मुझे, ऑर्बिटल किसमें है भाई, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल किसमें है, सब शेल में, और सब शेल शेल में। तो एक तरह से ऑर्बिटल सब शेल में भी है, शेल में भी। अब खुद से सोचो, शेल में ज्यादा ऑर्बिटल होंगे, अरे कॉलोनी में कमरे ज्यादा होंगे कि घर में, कॉलोनी में ज्यादा होंगे, यानी शेल में ऑर्बिटल ज्यादा होंगे और सब शेल में कम होंगे। तो किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसका फॉर्मूला अलग होता है, और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसका अलग होता है। अब क्या होता है वो जरा सुन लो, एक चीज ध्यान रखो, ऑर्बिटल जो होता है ना एक, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 2 ऑर्बिटल हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, और अगर 3 ऑर्बिटल हुए तो कितने आएंगे, 6। तो जितने इलेक्ट्रॉन है शेल में, किसी शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे ऑर्बिटल होते हैं, या ऐसे कह दो जितने ऑर्बिटल है उसके डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, या ऐसे कह दो 6 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल 3 होंगे, ऑर्बिटल क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बाय 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ऑर्बिटल आ जाएगा। अब सबसे पहले बात कर रहा हूं इन शेल, इन शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं शेल में, इसका फॉर्मूला क्या है, तो बताना जरा। मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला शेल में, तो शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी सिखाया था, 2n² होता है। शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है, तो उसका आधा क्या होगा, ऑर्बिटल, उसके आधे क्या होंगे, ऑर्बिटल। तो क्या आएगा आंसर, n²। तो किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, n²। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, n²। अच्छा, सब शेल में कितने होते हैं, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो सब शेल में जो मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे
वो कितने होंगे, सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 से डिवाइड कर दो। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि किसी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 2l+1 × 2 ये होता है। तो इसका आधा करो तो फॉर्मूला बचेगा 2l+1। तो ये फॉर्मूला ऑर्बिटल निकालने का है और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का है। शेल में ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का है और ये फॉर्मूला ऑर्बिटल निकालने का। क्लियर है? अब जरा बताओ मुझे, इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ पहले शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल। कितने बढ़े, 3 बढ़ गए, 3 ऑर्बिटल बढ़ गए। तीसरे शेल में कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल। और चौथे शेल में होंगे हमारे पास 16 ऑर्बिटल। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को चालू रखेंगे ना तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, फिफ्थ शेल में 25 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 25 होते नहीं है, तो ये फॉर्मूला लिमिट में क्या कर जाएगा, एक्सेप्शनली 4 तक ही लगेगा, बस 5 से नहीं लगेगा फॉर्मूला। किसी शेल में 16 से ज्यादा ऑर्बिटल होते ही नहीं है। देखो फॉर्मूला मैथ से बनता है और मैथ्स के अकॉर्डिंग तो रखते जाओ, तुम n की वैल्यू 100 रख दो, 100 का स्क्वायर आ, जितने ऑर्बिटल होने भी तो चाहिए ना एटम में। तो एक्सपेरिमेंटली किसी एटम में 16 से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए n की वैल्यू 4 तक ही वैलिड है फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, अब बताओ सब शेल में 2l+1, इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे? अरे s सब शेल, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f। तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 बताई थी मैंने, s4 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। जिस सब शेल में तुझे ऑर्बिटल निकालने उसकी वैल्यू रख दे, उसके l की वैल्यू यहां रख दे। तो जरा बताओ, l की वैल्यू 0 s सब शेल, l की वैल्यू 1 p सब शेल, l की वैल्यू 2 d सब शेल और l की वैल्यू 3 f सब शेल। तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, 2 × 0 0 1, यानी 1 ऑर्बिटल होगा, यानी 1 बॉक्स, यानी s सब शेल में 1 बॉक्स होगा, s सब शेल में 1 बॉक्स होगा। अब जरा इधर आओ, पहले शेल में भी 1 बॉक्स था, पहले शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 1 ऑर्बिटल, और s सब शेल में भी 1 ऑर्बिटल आ रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो रहा है कि पहले शेल में s सब शेल है। भाई शेल के अंदर सब शेल है ना, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो पहले शेल में कितने सब शेल है? 1 सब शेल, s सब शेल, और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। तो पहले शेल में 1 ही तो ऑर्बिटल होगा, मतलब पहले शेल में 1 ऑर्बिटल होता है। और पहले शेल में सब शेल कौन सा होता है? s सब शेल। यानी हम क्या लिखते हैं, पहले शेल में s सब शेल 1s, पहले में p d f नहीं होता, ठीक है? अच्छा, अब आप बताओ l की वैल्यू 1, p सब शेल, l की वैल्यू 1, p सब शेल में बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे? रखो यहाँ पर 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, मतलब 3 बॉक्स होंगे। p सब शेल में कितने बॉक्स होते हैं? 3। अब जरा इधर, दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 4। अब रीजन पता लगा होगा क्यों? क्योंकि दूसरे शेल में 2 सब शेल है, s और p, तो उनके ऑर्बिटल जुड़ गए, 3 और 1 4 हो। तो यानी मैं कह सकता हूं दूसरे शेल में s भी होता है, दूसरे शेल में p भी होता है, तो इसका 1 डब्बा और इसके 3 डब्बे। अब इधर आओ, तीसरा सब शेल d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। देख लो, l की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 हो गए। अच्छा, तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल? 9 क्यों? क्योंकि d के 5, p के 3 और s का 1, तो हो गया 9, सब जोड़ लो। यानी तीसरे शेल में s भी होता है, p भी होता है, और तीसरे शेल में d भी होता है। और लास्ट आ गया f, l की वैल्यू 3। इधर देखो, l की वैल्यू जब 3 होगी तो कितने बनेंगे ऑर्बिटल? 7, 1 2 3 4 5 6 7, रखो यहाँ पर 3 2 = 6 + 1 7, तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे। 7 का मतलब देखो, चौथे शेल में 16 क्यों हुए? क्योंकि 9 और 7 16 जोड़ लो। चौथे शेल में चारों सब शेल है, और चारों सब शेल्स के ऑर्बिटल 16 होंगे मैक्सिमम। क्लियर है? यानी चौथे में s सब शेल भी होगा, चौथे में p सब शेल भी होगा, चौथे में d भी होगा, और चौथे में f भी होगा। तो ये हो गया अपना ऑर्बिटल के बारे में। यानी किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n² 4 तक लगाना है। किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं?
2l+1, और इनका लिंक आपस में क्या होता है। अब पांचवें शेल की बात करेंगे, पांचवें शेल की बात करेंगे तो पांचवें शेल में क्या होगा, उतने ही हो, पांचवें शेल में भी 16 ही ऑर्बिटल होंगे, ज्यादा नहीं होगी, बाकियों में भी इतनी है। क्लियर है? तो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद बात करेंगे ओरिएंटेशन।